एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 4 इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 11 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 द न्यू नंबर बिकम्स 7/3। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर वो होता है जिसको कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में जैसे कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 6/11 लिखा हुआ है, तो 6 को हम यहाँ पे p मान सकते हैं, 11 को हम यहाँ पे q मान सकते हैं। तो मतलब जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो डिनोमिनेटर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो उसके न्यूमरेटर से 4 बड़ा है। मतलब अगर हम उसका न्यूमरेटर लेट करते हैं कि उसका न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर उससे 4 बड़ा है, तो मतलब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस में 4। अब बोला है कि अगर न्यूमरेटर जो है 11 इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में हम 11 इंक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज करते हैं, तो जो हमारी नया नंबर क्या बनेगा 7/3। तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। लेट करते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो x है, ठीक है। तो लेट करते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x। यहाँ पे हमने न्यूमरेटर को लेट कर लिया कि वो हमारे पास x है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 4 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि अगर न्यूमरेटर हमारे पास x है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, वो 4 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि वो x प्लस में 4 होगा। तो वो लिख देते हैं कि द डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस में 4, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर हम ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर हम नीचे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये जो x है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद इसको यहाँ पर लिखना है कि हमारी क्या फ्रैक्शन आती है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमारी एक ओरिजिनल जो हमें फाइंड करना था, ओरिजिनल नंबर ये है हमारा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इसकी जो भी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है आगे कि अगर न्यूमरेटर 11 इंक्रीज होता है, तो देखो न्यूमरेटर क्या है x है, तो अगर न्यूमरेटर हमारा 11 इंक्रीज होता है तो न्यूमरेटर x है, तो 11 इंक्रीज होगा मतलब 11 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है कि डिनोमिनेटर 1 डिक्रीज होता है, तो देखो डिनोमिनेटर 1 डिक्रीज होने का मतलब क्या है, चलो लिख देते हैं। डिनोमिनेटर है क्या हमारे पास x प्लस में 4, तो यहाँ पे लिखो कि भाई x प्लस में 4 है और ये 1 डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि इसमें से 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 3 आ जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर 11 इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर 1 डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इन्होंने आगे क्या बोला गया है कि अगर ये ऐसा होता है कि न्यूमरेटर हमारा 11 इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि x प्लस में 11 हो जाता है, और डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि x प्लस में 3 हो जाता है, तो जो हमारी नया नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 7/3, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे और अपना ओरिजिनल नंबर फाइंड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x प्लस में 11 और 7x प्लस में 3 ये आ जाएगा हमारे पास। अब उसको सोल्व करते हैं, 3x प्लस में 33, फिर 7x प्लस में 21। उसके बाद जो वेरिएबल वाले टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं और जो नॉन वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस के 4x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 12 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 12/4, तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ से 3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 आ गई है। हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करेंगे x की वैल्यू पुट करके, तो यहाँ पर 3 और 4 और 3 को ऐड कर दें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा 3/7। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।
नंबर 6 है हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब हर्ड मतलब होता है झुंड। तो यहाँ पे बोला गया है कि डियर, डियर मतलब हिरन, तो हिरन का जो आधा झुंड है वो ग्रेजिंग मतलब होता है जो घास खाते हैं ना डियर, तो वो, तो यहाँ पे मतलब वो ग्रेजिंग। तो जो डियर है वो उनका जो आधा झुंड है वो फील्ड में, फील्ड मतलब खेत, खेत में वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। ठीक है, जो हाफ है, हाफ ऑफ द हर्ड तो ग्रेजिंग कर रहे हैं, और जो 3/4 है, ठीक है, वो पास में खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड। और जो 9 बचे वो पानी पी रहे हैं तालाब से। द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज, तो हमें बताना है कि झुंड में कितने डियर हैं। हम लेट कर लेते हैं कि जो टोटल डियर है वो हमारे एक्स है, क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। तो लेट करते हैं, लेट द डियर बी एक्स। यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि जो डियर है वो एक्स है। ठीक है, अब उसके बाद से बोला है कि जो हाफ ऑफ हर्ड है, मतलब जो झुंड के जो आधे डियर हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आधे मतलब इसका हाफ हो जाएगा, तो मतलब कि 1/2x हो जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ द हर्ड जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो हाफ ऑफ द हर्ड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्लेइंग कर रहे हैं, तो प्लेइंग कितने कर रहे हैं, 3/4। तो 3/4 जो है वो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब बचे हुए के जो 3/4 है वो खेल रहे हैं। तो देखो 3/4 ये, लेकिन बचे हुए के, तो बचे कितने, 3/4 बचे हैं किसके, हाफ के, तो 1/2x। ठीक है, इसको कर लो यहाँ पर, तो हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इतने ग्रेजिंग कर रहे हैं, इतने जो है खेल रहे हैं। उसके बाद वाटर, और जो 9 बचे हैं वो क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। तो जो पानी पी रहे हैं वो किसके इक्वल होंगे, देखो यहाँ पे बोला है कि जो बचे हैं वो क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। 9 जो बचे हैं वो तालाब में पानी पी रहे हैं, तो वो होंगे किसके इक्वल, जो टोटल है, टोटल डियर कितने हैं, x। ठीक है, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जितने की ग्रेजिंग कर रहे हैं, और ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं, 1/2x कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जितने की खेल रहे हैं, तो इतने हमारे पास खेल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ड्रिंकिंग वाटर जो बचे हुए हैं, 9 जो बचे हुए हैं वो पानी पी रहे हैं, तो वही तो बचे होंगे जो टोटल है, उसमें से ग्रेजिंग सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उसमें से प्लेइंग सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तभी तो जो बचेंगे 9 जो बच रहे हैं वो पानी पी रहे होंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो 9 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, तो ऊपर भी हो जाएगी, तो 4x माइनस के 3x। ठीक है, 9 इक्वल्स टू 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, तो 9 8 72। तो इसका मतलब है कि जो टोटल डियर है वो कितने हैं, 72। तो इसमें यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 7 है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट। ठीक है, एक नंबर है जिसमें कि 2 डिजिट है। अब जैसे कि ये नंबर है 27 है, तो इसमें 2 डिजिट है, एक तो 2 है और एक हमारे पास 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से एक नंबर है उसमें 2 डिजिट है। द सम ऑफ डिजिट बीइंग 9, और उन दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है। जैसे कि इसका भी सम 9 है, 7 और 2 9 होते हैं। अब अगर हम 9 ऐड कर देते हैं उस नंबर में, तो वो जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। तो वो नंबर क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो डिजिट है उसको एक्स लेट करेंगे और जो दूसरी डिजिट है उसको वाई लेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट द वंस प्लेस डिजिट बी एक्स,
जो वंस प्लेस की डिजिट है उसको हम एक्स ऐड कर लेते हैं, और जो हमारी टेंस प्लेस की डिजिट है उसको हम वाई ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो दोनों डिजिट हैं उनका सम 9 है, तो मतलब कि हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस में y किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमारे पास डिजिट कैसे बनेगी, जो एक डिजिट होती है ओरिजिनल, वो हमारे पास कैसे होगी, देखो 10y प्लस में x, क्योंकि x को हमने वंस प्लेस पर रखा है और y को टेंस प्लेस पर रखा है, तो इसलिए इसके साथ 10 आ जाएगा। ठीक है, ये वंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, तो टेंस प्लेस पर तो 10 आएगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10y प्लस में 9। अब इसे बोला कि अगर इस नंबर में हम 9 ऐड कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे 9 ऐड कर दिया, तो ये जो नंबर है वो रिवर्स्ड हो जाएगा। तो रिवर्स किस तरीके से हो जाएगा, देखो मतलब कि जो वंस प्लेस पे था वो टेंस पे पहुंच जाएगा, और जो टेंस प्लेस पे था वो हमारा वंस प्लेस पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये इधर आके ये हो जाएगा 9y, ये उधर चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 9x। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 9y माइनस के 9x प्लस के 9 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, y माइनस के x और यहाँ पे प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को डिवाइड करोगे 9 से तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस के x प्लस में 1, ये आ जाएगा हमारे पास। हम क्या करते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, होगा ये 0 के इक्वल। अब इस x और y को उधर भेज देते हैं, तो ये देखो नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और किसके इक्वल हो जाएंगे, ये 1 के इक्वल। ठीक है, तो मतलब एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से बनी थी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, अपना एलिमिनेशन मेथड। तो x प्लस में y इक्वल्स टू 9 और एक x माइनस में y इक्वल्स टू 1। ठीक है, करो सॉल्व। कैसे करते हैं, देखो एक प्लस का एक माइनस का है तो कट हो जाएंगे, ऐड कर दो दोनों को, 2x और ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। x की वैल्यू आ गई 5। अब हम फाइंड करते हैं y की वैल्यू। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस में y इक्वल्स टू 9, तो इसमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस में y इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस के 5, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब जो x था वो वंस प्लेस पर था, y जो था वो टेंस प्लेस पर था। ठीक है, तो x को वंस प्लेस पर लिख दिया, y को टेंस प्लेस पर लिख दिया, ऐसे तो बोलते हैं इसको वंस टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वो जो डिजिट जो हमें फाइंड करनी थी वो ये हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 8 और 9 में हमें यहाँ पर असर्शन रीजन करने। ठीक है, असर्शन पढ़ते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 गिव्स 17। एक नंबर है जिसको हमने 4 से डिवाइड किया तो उसने 17 आया, तो ये जो स्टेटमेंट होगी, ये जो इक्वेशन होगी, किसकी फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी। तो देखते हैं हमारे पास किस तरीके से होनी चाहिए थी कि एक नंबर है, तो वो नंबर हमें नहीं पता, तो उस नंबर को लेट कर लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास x है, तो x कोई नंबर है। ठीक है, उस नंबर को हमने डिवाइड किया 4 से हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 17। तो ये इक्वेशन इस तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं है, तो इसका मतलब है कि असर्शन यहाँ पर गलत है। अब रीजन पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 वेयर x इज वेरिएबल एंड a b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये आगे भी बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें x की जो पावर होती है या फिर जो डिग्री होती है वो 1 होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं लीनियर इक्वेशन की, वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल है, x एक ही वेरिएबल है,
तो वो हमारे पास यही होती है, जिसमें कि x जो होता है वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है, और जो ए बी आते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू हमें गिवन होती है। तो ये ठीक है, असर्शन गलत है और रीज़न सही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें कि असर्शन जो है वो गलत है और रीज़न यहाँ पर ट्रू है। 9 में असर्शन है 7 टाइम्स अ नंबर इज 56। 7 टाइम करा किसी नंबर का तो वो 56 आ गया। तो देखो 7, इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7, और टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, और आ नंबर, वो नंबर हमें नहीं पता तो x, तो 7 टाइम्स अ नंबर और वो कितना आ गया 56 आ गया। ये बनेगी यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन। दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन 7x इक्वल्स टू 56, तो यही तो बन रही है। तो इसका मतलब है कि असर्शन तो सही है। रीजन पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज दिस वेयर x इज वेरिएबल एंड ए बी आर एब्स्ट्रैक्ट कांस्टेंट। तो अभी ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का जो रीजन था उसमें भी एक्सप्लेन किया था। तो असर्शन और रीजन दोनों यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि रीजन जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दोनों सही है लेकिन जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। Thank you. If you like my video, please like, share and subscribe.